नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टैकी एरिथमिया को लेकर के। हम समझने की कोशिश करेंगे टैकी एरिथमिया क्या है और इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम डिटेल में चलेंगे। तो पिछले लेक्चर को आप कंटिन्यू करें टैकी एरिथमिया, जिसमें हम QRS की मॉर्फोलॉजी को देख करके यह जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर एरिथमिया का ओरिजिन है वो अट्रिया है या वेंट्रिकल्स है। अगर एट्रिया होगा तो QRS कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल होंगे, उनके ड्यूरेशन नैरो कॉम्प्लेक्सेस होंगे और इसमें यह भी देखने की जरूरत होगी पी वेव्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। अगर पी वेव्स प्रेजेंट हैं तो जाहिर सी बात है तेजी से सिग्नल जनरेट हो सकता है, जिसमें साइनस टैकीकार्डिया का मामला हो सकता है। पी वेव उस समय भी मिलते हैं जब फ्लटर होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ब्लॉकिंग की प्रॉपर्टीज होती है। रेगुलर रिदम के साथ ये चीजें होती हैं, रेगुलर रिदम के साथ पी वेव भी होता है और ये एट्रियल फ्लटर का मामला होता है, जिसमें 2:1, 3:1, 4:1 टाइप के ब्लॉकेज के साथ ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एट्रियल फ्लटर का मामला आप नोट्स के साथ इसे कोरिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि पी वेव कुछ मामलों में एब्सेंट भी हो सकता है। पी वेव अगर एब्सेंट है तो दो मामले हो सकते हैं, एक PSVT का और दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन का। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, रिदम इरेगुलर होता है, तो इरेगुलर RR इंटरवल हमें एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलते हैं, जबकि रिदम रेगुलर होता है PSVT में। इसमें पी वेव बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं क्योंकि हिडन पी वेव्स होते हैं। इसमें नैरो QRS और ST सेगमेंट का डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। जब कभी भी कोई पर्सन आपके पास आता है तो उसमें कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं। समझने वाली बात यह होगी कि अगर एट्रिया में कोई एरिथमिक जनरेशन है, एरिथमिया का कारण अगर एट्रिया होता है तो उसमें पर्सन को पाल्पिटेशन की बड़ी समस्या होती है। लेकिन अगर वेंट्रिकल में उसकी ओरिजिन होती है तो सामान्य तौर पर पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट में आता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में अगर एरिथमिया की जनरेशन हुई तो वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो कार्डियक आउटपुट इसमें डिक्रीज हो जाता है। हालांकि ये कार्डियक आउटपुट का कम होना एट्रियल ओरिजिन में भी हो सकता है, लेकिन एट्रियल ओरिजिन में चांसेस कम होते हैं कि पर्सन अनकॉन्शियस हो। इसमें जब कभी भी एट्रिया में एरिथमिया की ओरिजिन होती है, ध्यान रहे, जिसमें पर्सन कहेगा मुझे अपनी धड़कनें सुनाई देती हैं, चेस्ट में ऐसा लगता है तो कुछ धक 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 कर रहा है, जबकि आप यहाँ पर वेंट्रिकल के मामलों में देखेंगे पर्सन कहेगा मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया। तो इस तरीके की चीजें हमें वेंट्रिकुलर ओरिजिन में देखने को मिलती है। अब एरिथमिया का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है ऑटोमेटिसिटी, अपने आप ही कुछ इस तरीके के इवेंट्स जो ऐसे नोड या फिर किसी दूसरे साइट पर ऑटोमेटिकली जो रिदम जनरेट हो सकती है उसको बढ़ा दे। जैसे ऐसे नोड पर जो ऑटोमेटिसिटी होती है जिसकी वजह से आप प्री पोटेंशिएशन देखते हैं ना, इस तरीके के एक्शन पोटेंशियल कहाँ पर मिलते हैं आप बताओ ना। इस तरीके के एक्शन पोटेंशियल आप कहाँ पर पढ़ते हो? इस तरीके का जो शेप होता है एक्शन पोटेंशियल का वो कहाँ पर आप देखते हैं? ये आप देखते हैं ऐसे नोड पर, AV नोड पर। याद है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है। इसमें ये होता है प्री पोटेंशिएशन। इसी की वजह से ऐसे नोड अपने मन से अपने सिग्नल को जनरेट कर लेता है। इतना जो ही ऊंचाई हाइट तक जाता है प्री पोटेंशिएशन में, तुरंत अपने आप स्पाइक आ जाता है, एक्शन पोटेंशियल अपने आप पीक तक पहुंच जाता है। ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं फिजियोलॉजी में। उसी चीज को ध्यान रखें कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इस अवस्था को ऐसे नोड या AV नोड पर जल्दी जल्दी अवेलेबल करा दे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंसेस, तो उसके कारण ये चीजें तेजी से जनरेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रिदम जल्दी से जल्दी जनरेट हो सकते हैं। कई तरीके के मेडिकेशंस जैसे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, कोकाइन या मेथएम्फेटामिन जैसे मेडिकेशन, इस्केमिक डैमेज जिसके कारण पोटेशियम आयन ज्यादा रिलीज हो जाते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस करते हैं। इसी तरीके से सिंपैथेटिक एक्टिविटी, कोई एंजाइटी होती है, उसके कारण भी पाल्पिटेशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड इम्पल्स का प्रोपगेशन, अगर जो इम्पल्सेस हैं वो जल्दी जल्दी प्रोपेगेट करना शुरू कर दें, रास्ता कुछ ऐसा मिल रहा हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का रास्ता होता है उसमें, तो हमें एक चीज समझना होगा, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है तो ऐसे नोड, AV नोड के आसपास से ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। आप इस चीज को जानते हैं, इम्पल्स का जनरेशन कहाँ से होता है? ऐसे नोड से होता है। तो ऐसे नोड, AV नोड के आसपास में ऐसा हो कि एक री एंट्री पाथवे जनरेट हो जाए। क्या हो जाए?
री एंट्री पाथवे, जिसमें सर्किल बन करके अपने जगह पर ही बार बार सिग्नल जनरेट होने के वहां पर चांसेस मिले, जैसा कि आप पीएसवीटी में पढ़ने को पाते हैं, जिसमें एवी नोड पर लगातार सर्किल बनता जाता है और सिग्नल बार बार जितनी बार घूम के आता है उतनी बार एक झटका पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आगे बढ़ते जाते हैं। हम जब पीएसवीटी में चलेंगे तो इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें एवी नोड पर री एंट्री होती है। तो ऐसे मामलों में इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस, खास तौर पर जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो उस समय पोटेशियम आयन बढ़ जाते हैं, जो इस तरीके की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एवी नोड पर कई बार ऑटोमेटिसिटी ऐसी जनरेट हो जाती है जिसमें एवी नोड पर री एंट्री टैकीकार्डिया यहाँ पर डेवलप हो जाता है, और इसमें नोड पर अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से सिग्नल गया फिर बार बार अपने ही जगह पर सिग्नल को जनरेट करता रहेगा। तो इस तरीके से मोस्ट कॉमन साइट ऑफ री एंट्री जो एवी नोड पर होती है, इसके कारण पीएसवीटी के अधिकतर मामले हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 60% जो पैराक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है उसके 60% जो कारण होते हैं वो एवी नोड के भीतर छुपे हुए होते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं, एसेसरी पाथवे। कुछ ऐसे पाथवे जो एवी नोड से न गुजर करके एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बना दें। आप जानते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सिग्नल होता है वो वाया एवी नोड ही जाता है। कैसे? ऐसे नोड से एवी नोड और उसके बाद सिग्नल नीचे की ओर उतरता है। कल्पना करें कोई और रास्ता एसेसरी पाथवे जनरेट हो जाए। एसेसरी पाथवे अगर जनरेट हो गया तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सिग्नल सीधे चला जाएगा, एवी नोड को बाईपास कर देगा, जल्दी पहुंच जाएगा। एसेसरी पाथवे जो होते हैं वो एवीआरटी कहलाते हैं, जिसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया के मामले होते हैं, जो 5 to 10% केसेस ऑफ WPW सिंड्रोम में देखने को मिलता है। 5 to 10% केसेस ऑफ WPW सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और ऐसी चीजें जो 5 to 10 to 15% केसेस ऑफ पीएसवीटी में भी होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में री एंट्री सर्कल बन जाए। सामान्य तो पीएसवीटी में जो मामले होते हैं वो एवी नोड के आसपास री एंट्री सर्कल बनते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये री एंट्री का एक टैकीकार्डिया बन जाए। जैसे ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, इसी के बीच में घूमने लगे। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, मेरी बात नहीं समझ रहे, एक री एंट्री पाथवे डेवलप हो जाए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था एवी नोड पर डेवलप हो जाए। ऐसे री एंट्री पाथवे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में घूम घूम करके भी तो काम कर सकता है। तो ये पीएसवीटी का ये भी कारण बन सकता है। एक WPW सिंड्रोम हो सकता है जिसके कारण बाईपास पाथवे हो सकता है। अल्टीमेटली मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाने का प्रयास किया बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इलेक्ट्रिकल रिदम को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या होता है, इसमें ड्रग की टॉक्सिसिटी, जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग्स या बहुत सारे ऐसे दूसरे मेडिकेशंस भी हैं, कुछ एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं, उनको दिए जाने के बाद क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, जिसके कारण वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्या हो जाता है दोस्तों? प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। अगर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आप नेचुरल पाथवे का प्रोलॉन्ग कर देंगे तो संभव है कि कोई दूसरे साइड पर सिग्नल जनरेट हो जाए। तो इस तरीके से आफ्टर डिपोलराइजेशन के मामले जो होते हैं, इनमें कुछ एंटी फंगल मेडिकेशन या फिर कुछ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कराने वाले मेडिकेशंस, जिनमें आप आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि ऐसे मामलों में क्या होता है, आप वेंट्रिकल के भीतर जो डिपोलराइजेशन का इवेंट है उसको आप लंबा खींच देते हैं, जिसके कारण सामान्य ट्रैक पर डिपोलराइजेशन लंबा हो जाता है तो अगल बगल से कहीं सिग्नल जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें भी संभव होती हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं तो उस समय बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मैंने कहा कि रिदम जनरेट हो सकता है हाइपरकैलेमिया में। ऐसे आपको हाइपोकैलेमिया में क्या क्या चीजें होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ईसीजी में होने वाले चेंजेस, ये सवाल पूछे जाते हैं। हाइपोकैलेमिया जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, टी वेव्स की फ्लैटनिंग हो जाती है, इसमें यू वेव्स की प्रेजेंस होती है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन भी संभव है। तो आप जानते हैं टी वेव श्रिंक कर सकता है, टी वेव्स का इन्वर्जन हो सकता है हाइपोकैलेमिया में। तो हाइपो में क्या होता है, यू वेव्स की प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप संभव है कि जो एसटी सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाए, टी वेव्स का इन्वर्जन हो जाए, यू वेव्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हमारी जानकारी में होनी चाहिए।
हाइपरकैलेमिया जो एमआई में होता है वो री एंट्री सर्किल जनरेट कर देता है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ऑटोमेटिसिटी के लिए ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कई बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद एरिथमिया एक उसका रिस्क फैक्टर होता है। तो इंजर्ड टिश्यू से जो पोटेशियम आयन जनरेट होते हैं वो री एंट्री के साइट्स जनरेट कर देता है। इसके कारण एक्शन पोटेंशियल ऑफ द इंजर्ड एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण एक एक्टोपिक फोकस वहां जनरेट हो जाता है, जिसके कारण एरिथमिया जनरेट हो सकता है। बात करें हम हाइपोकैलेमिया की, तो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया में आप कल्पना करें तो एसटी सेगमेंट थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है, टी वेव्स की प्रेजेंस यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हमें कुछ यू वेव्स की प्रेजेंस सीधे तौर पर देखने को मिलती है। तो हाइपोकैलेमिया जब कभी भी पोटेशियम आयन 2 या उससे कम होने लगते हैं तो हमें यहाँ पर यू वेव्स की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ना, ये यू वेव्स हैं, ये यू वेव्स हैं बेसिकली। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखिए टी वेव थोड़ा सा धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है और यू वेव्स की एक प्रेजेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हाइपोकैलेमिया में यू वेव्स की प्रेजेंस होती है, टी वेव सामान्य तौर पर इन्वर्ट हो जाते हैं, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन और प्रोमिनेंट यू वेव की प्रेजेंस आपको याद है। अगर आप कल्पना करें, इसकी तुलना करें हाइपरकैलेमिया से, तो हाइपरकैलेमिया में रिदम बढ़ जाता है, ऑटोमेटिसिटी जनरेट हो सकता है साइट पर, टॉल टी वेव होता है, पी वेव यहाँ फ्लैटेंड हो जाता है, पी आर प्रोलॉन्गेशन हो जाता है और यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस वाइड हो जाते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड हो जाते हैं, कारण यह है कि यहाँ पर संभव है वेंट्रिकल के ही किसी साइड से क्यूआरएस वाइड होने का मतलब समझ रहे हैं, जो दर्शाता है कि अगर यहाँ एरिथमिया जनरेट होगा तो वेंट्रिकल के किसी साइड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होने लगे, जो कि हाइपरकैलेमिया के मामलों में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मामलों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। हाइपोमैग्नीसीमिया की बात करें तो हाइपोमैग्नीसीमिया भी लगभग वैसा ही, यहाँ पर आप क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होते हुए देखेंगे जो वैसा आप हाइपोकैलेमिया में देखे थे। हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम आयन के कम होने पर या मैग्नीशियम आयन के कम होने पर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, यहाँ पर एट्रिया या वेंट्रिकल के भीतर कई तरीके के यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज जनरेट हो सकते हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टॉर्साइडिस, डीपॉइंटिस, इस पर हम आगे बात करेंगे, घबराना नहीं है। टी वेव का इन्वर्जन, वाइडनिंग, फ्लैटनिंग और इफेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट हाइपोकैलेमिया, मैंने आपसे कहा हाइपोकैलेमिया के साथ इसके मामले जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, नीट पीजी 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस विल प्रोड्यूस ईसीजी फाइंडिंग ऑफ एसटी डिप्रेशन एंड यू वेव्स। आप जानते हैं स्पष्ट तौर पर ये हाइपोकैलेमिया के मामलों में हमें देखने को मिलता है। हाइपोकैलेमिया या फिर आप हाइपोकैलेमिया को ही आप यहाँ पर देखेंगे, डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ पोटेशियम आयंस। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया में क्यूटी शॉर्टन हो जाती है, कारण ये है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो सकते हैं प्राइमरली बाय शॉर्टनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। तो यहाँ पर क्यूटी की शॉर्टनिंग हो जाती है, एसटी सेगमेंट शॉर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर बिजायर लुकिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जे वेव्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑसबॉर्न जे वेव्स, वेंट्रिकुलर एक्टोपी एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के मामले हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और यहाँ पर रेयरली एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होगा। सीधी सी बात यहाँ पर याद करने वाला है कि क्यूटी इंटरवल शॉर्टन हो गया और वेंट्रिकुलर कुछ एक्टोपी यहाँ पर जनरेट होने का रिस्क हाइपरकैल्सीमिया से होता है। तो आप एक कंपैरिजन बनाने का प्रयास करें तो सामान्य जो घटना होती है उसकी तुलना में अगर आप देखने की कोशिश करें तो हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया हो या फिर हाइपोमैग्नीसीमिया हो, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगा, याद रहेगा। हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये जितने भी होते हैं ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर सकते। यहाँ पर देखिए हाइपोकैल्सीमिया में भी आपको ये चीज देखने को मिल रही है। अगर मैं कहूँ हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया में टॉल टी वेव की बात कही जाएगी। हाइपरकैल्सीमिया की बात करें तो यहाँ पर क्यूटी इंटरवल शॉर्टन हो जाएंगे, ये चीज आपको पता रखना होगा। यहाँ पर क्यूटी इंटरवल शॉर्टन हो जाएगा हाइपरकैल्सीमिया में, याद रहेगा। वेंट्रिकुलर एरिथमिया यहाँ पर जनरेट होने का हाइपरकैल्सीमिया में चांसेस होते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, एसटी सेगमेंट यहाँ पर लेंथन हो जाते हैं। डिसरिथमिया यहाँ पर उतने चांसेस नहीं होते हैं, यहाँ टी वेव्स पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी सारी बातें हम नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात हम ये लिखेंगे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन की बात हम यहाँ पर सोच सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया में। ओवरऑल अगर हम आपसे कहें
कितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं या री एंट्री सर्किट्स हैं या फिर कुछ भी ऐसे इवेंट्स जहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जल्दी जल्दी हार्ट में जनरेट होने लगे, तो उनके रेट के आधार पर उसे क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है। जैसे अगर 60 to 100 के बीच में रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन अगर है, तो जो पल्स रेट है वो अगर इतने तक है तो वो नॉर्मल माना जाता है। इससे और 150 के बीच में हम साइनस टैकीकार्डिया मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? साइनस टैकीकार्डिया। क्या मानते हैं दोस्तों? हम साइनस टैकीकार्डिया किसको मानते हैं? जब 100 से 150 के बीच में ये चीजें चल रही होती, और अगर ये 150 से 250 के बीच में होता है तो ये होता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या होता है दोस्तों? 150 से 250 के बीच में सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। और एट्रियल फ्लटर हो तो इसमें आप और 100 जोड़ दीजिए, तो पहले 50 जोड़ने से टैकीकार्डिया, फिर 100 जोड़ने से सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिर फ्लटर होता है जिसमें 2:1 3:1 जो ब्लॉकिंग की प्रॉपर्टी होती है वो होती है, और 350 से ऊपर हो जाता है तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। ध्यान रखना होगा ये जो मामले होते हैं इसमें इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है? अगर आप यहाँ पर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करें, अल्टरनेटिवली इसे समझने की कोशिश करें, तो मैं कुछ चीजें बड़ी मजेदार यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें, साइनस टैकीकार्डिया में क्या होता है? रिदम ठीक होता है। एट्रियल फ्लटर, इसके बाद जो अल्टरनेट पड़ेगा एट्रियल फ्लटर, इसमें क्या होता है? इसमें भी रिदम नॉर्मल होगा। इन दोनों में ही पी वेव्स की प्रेजेंस होगी। इसके बाद जो बीच में बच गए, मतलब ये, इसको आप देखें, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन, इन दोनों में ही रिदम इरेगुलर होता है। रिदम अच्छा एक चीज और, हाँ, इसमें इन दोनों में ही पी वेव्स की अब्सेंस होगी। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो और एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में तो क्या होता है? पी वेव्स अब्सेंट होता है, और इसमें रिदम जो होता है इरेगुलर होता है। इसमें क्या होगा? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में पी वेव्स यहाँ पर भी अब्सेंट होगी, लेकिन यहाँ रिदम रेगुलर होता है। आमतौर पर बॉडी चाहता है कि रिदम रेगुलर बना रहे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे भी रिदम रेगुलर, यहाँ पर भी रिदम रेगुलर, यहाँ पर भी रिदम रेगुलर। रिदम बिगड़ता कहाँ पर? एट्रियल फिब्रिलेशन में बिगड़ता है। रिदम कहाँ पर बिगड़ता है दोस्तों? एट्रियल फिब्रिलेशन में बिगड़ता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में बिगड़ता है। रिदम फ्लटर तक क्या रहता है? एक जैसा रहता है, ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है। यहाँ पर रिदम रेगुलर रहता है, लेकिन रिदम बिगड़ता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। ध्यान रखना है इसे। फ्लो चार्ट से इसे याद करने की कोशिश करिए। रिदम यहाँ तक रेगुलर रह सकता है, लेकिन इरेगुलर रिदम एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है। याद रहेगा ना? एक चीज और, पी वेव कहां पर एब्सेंट रहेगा? पी वेव यहां पर भी रहता है, पी वेव यहां मिलता है, इसमें पी वेव नहीं रहेगा। पी वेव यहां पर भी एट्रियल फिब्रिलेशन में भी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ईसीजी में जो चेंजेस होते हैं, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन दोनों ही चीजों को देखकर, पी वेव्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, इनको देख करके हमें कई सारी चीजों का क्लू मिलता है। केस स्टडी लेते हैं। 26-year-old Raghav presented to the emergency department for the evaluation of sudden onset palpitation. Sudden onset palpitation. ये अदरवाइज हेल्दी हैं और कोई मेडिकेशन भी नहीं ले रहे हैं। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के या इस तरीके के ऑटोमेटिसिटी के लिए कोई मेडिकेशन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो भी नहीं ले रहे हैं। द पेशेंट हैड सिमिलर एपिसोड इन द पास्ट एंड दे सेल्फ रिजॉल्व विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ओके, हाउएवर द सिम्टम टुडे हैव परसिस्ट फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, इसीलिए वो हॉस्पिटल आए हैं। टेम्परेचर ठीक है, पल्स काफी बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर, यानी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या हम ऐसे नहीं कह सकते सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या नहीं है, लेकिन मे बी पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं ये अगर आप कहें तो 150 तक क्या था? साइनस टैकीकार्डिया। 150 से ऊपर जो होते हैं सामान्य तौर पर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं। लेकिन देखते हैं क्या है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, बीपी भी ठीक है। बीपी ठीक इसीलिए है क्योंकि संभव है कि ये जो भी यहाँ एरिथमिया है वो एट्रियल ओरिजिन की हो। वेंट्रिकुलर ओरिजिन की होती तो बीपी कई बार मेंटेन नहीं रह पाता है। तो कुछ चीजें हमें क्लू मिल रहा है। इनिशियल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डेमोन्स्ट्रेटेड अबव। ओके, तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर रिदम तो रेगुलर है, ठीक बात है, और बाकी सारी चीजें ठीक हैं। यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि पी वेव एब्सेंट है। यहाँ पर देखिए ना, पी वेव एब्सेंट है। अगर मैं देखने की कोशिश करूं दोस्तों तो पी वेव है ही नहीं। यहाँ सीधे केवल टी वेव आपको नजर आ रहा है और क्यूआरएस मिल रहा है। क्यूआरएस भी नैरो है, क्यूआरएस नैरो है। आपको मैंने बता रखा था ना, 1 से 2 स्मॉल स्क्वायर ले सकता है क्यूआरएस की विड्थ। क्यूआरएस 1 या 2 स्मॉल स्क्वायर का है, यानी ये
ये एट्रियल ओरिजिन का ये मामला है, एट्रियल ओरिजिन का। दूसरी चीज ये है पी वेव अब्सेंट है, हार्ट रेट इसका कितना है 150 से अबव है, 150 से अबव है। ये सारी चीजें हमें किसकी जानकारी दे रहे हैं, ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल के ऊपर रखा हुआ कोई टैकीकार्डिया है, ये चीज हमें यहाँ पर जस्टिफाई करने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से इमेजेस को हम डिसाइड करेंगे। सवाल पूछा भी गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ दिस patient's electrocardiogram is used to localize the anatomical origin of the arrhythmia। आप जानते हैं इस मामले में आप सीधे तौर पर QRS कॉम्प्लेक्स के ड्यूरेशन को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। नैरो कॉम्प्लेक्स है, बाकी ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मामला था, वो भी मैंने आपको जस्टिफाई किया। तो यहाँ पर आपको समझना होगा क्या, आपको समझना होगा पी वेव अब्सेंट था, पी वेव अब्सेंट था, उसके बाद आपने रिदम देखा, रिदम रेगुलर था, तो रिदम रेगुलर था लेकिन पी वेव था ही नहीं। आपने कुछ ऐसा शेप देखा था जिसमें टी वेव था, QRS और उसके बाद फिर टी वेव थे, पी वेव थे ही नहीं क्योंकि वो नैरो QRS के भीतर छिप गए थे। ST डिप्रेशन भी मिल सकता है, हालांकि ST डिप्रेशन को जस्टिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने क्लियरली टी वेव देखा, QRS देखा और रेगुलर रिदम देखा, पी वेव अब्सेंट थे, ये मामला था सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का। और इरेगुलर होता दोस्तों तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन का मामला होता है ना। और आप जानते हैं यहाँ पर एट्रियल फ्लटर होता है, तो फिर क्या होता है, एट्रियल फ्लटर में आपको पी वेव मिलते, ब्लॉकेज मिलता 2:1 का, 3:1 का, इस तरीके की चीजें मिलती। साइनस टैकीकार्डिया में पी वेव आपको मिलता, यहाँ पर पी वेव मिलता और कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं रहते, बस हार्ट रेट बढ़ा हुआ या पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ब्लॉकेज मिलेगा, है ना, रिदम रेगुलर होने के बावजूद भी ब्लॉकेज मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आपको पी वेव गायब मिलेगा, यहाँ पर पी वेव गायब है लेकिन इरेगुलर रिदम है। बात समझ गए, तो ये सारी चीजें आपने जस्टिफाई किया। अभी हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया के लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर एरिथमिया में वाइड जो QRS ड्यूरेशन होता है वाइड होता है, यहाँ पर अभी हम नॉर्मल या नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस के आधार पर समझ। ये केस किसका है, यंग अदरवाइज हेल्दी पर्सन का, जिसमें सडन ऑनसेट ऑफ पाल्पिटेशन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में आपको रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया विद अब्सेंट पी वेव्स आपको मिले हैं। ये मोस्ट कॉन्सिस्टेंट जो प्रॉपर्टी है ये पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की है। सामान्य तौर पर ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपको नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं बात करते हैं ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैसे पता चला, QRS नैरो था, कैसे, 1 या 2, 1 से लेकर 2 तक स्मॉल स्क्वायर तक ही, स्मॉल बॉक्सेस तक ही QRS का ड्यूरेशन होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि ये मामले जो थे वे वेंट्रिकल के ऊपर हैं। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया जो होता है इसको कई तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं कि जो सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल के ऊपर कहाँ से, वो हो सकता है साइनस ओरिजिन का हो यानी ऐसे नोड का हो हो सकता है री एंट्री वाले टैकीकार्डिया हो। मेरी बात नहीं समझे, जब हमने कह दिया भाई ये वेंट्रिकल का नहीं है तो एट्रिया का है, एट्रिया में कहाँ का है, संभव ऐसे नोड से ही घूम घूम करके सर्किल आ रहा हो, संभव है कि यहाँ AV नोड से ही घूम घूम करके सर्किल बन रहा हो। मेरी बात समझ रहे हैं, 60% मामले जो होते हैं ये AV नोड के ही लेवल पर री एंट्री की वजह से बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर पास में कहीं से री एंट्री पाथवे बनने लगता है, री एंट्री कहीं पर भी बन सकता है। तो ऐसे नोड हो या AV नोड हो या एट्रिया और वेंट्रिकल के आसपास में वॉल्व के आसपास से कहीं री एंट्री शुरू हो जाए, री एंट्रेंट टैकीकार्डिया हो। एक्टॉपिक कोई रिदम भी हो सकता है दोस्तों, सुप्रावेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल के ऊपर, तो एक्टॉपिक कोई भी रीजन हो। और प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम्स जैसे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे WPW सिंड्रोम की, तो वहां पर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ WPW सिंड्रोम। आगे हम देखेंगे आप WPW सिंड्रोम में क्या होता है, वाइड QRS नजर आता है डेल्टा वेव्स की प्रेजेंस के कारण। ये इस बात का मतलब क्या है आगे हम जब आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप इस पर समझेंगे। सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में जो सबसे बड़ा अंतर होता है दोस्तों वो क्या होता है, QRS ड्यूरेशन का होता है। QRS ड्यूरेशन यहाँ पर क्या होता है, 2 या 2 के आसपास ही रहते हैं QRS कॉम्प्लेक्सेस के ड्यूरेशन, और यहाँ पर क्या होता है काफी बड़ा सा QRS का ड्यूरेशन होता है अगर वेंट्रिकल से टैकी एरिथमिया या एरिथमिया की ओरिजिन होती है। अब मैं आपसे कहूं QT इंटरवल, तो QT इंटरवल से क्या हम ओरिजिन के बारे में पता लगा सकते? नहीं। QT इंटरवल से हम मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस का पता लगाते हैं, जैसे हाइपोकैलीमिया हो, हाइपोमैग्नीसीमिया हो, हाइपोकैल्सीमिया हो, तो उन मामलों में क्या होता है QT इंटरवल बढ़ सकता है। QT इंटरवल
QT इंटरवल बढ़ने का कारण यहाँ पर इनहेरिटेड कोई चैनलोपैथी भी हो सकती है। QT इंटरवल अगर बढ़ रहा है तो टॉर्साइडस डी पॉइंटिस जैसे पैटर्न मिल सकते हैं। एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एक खास पैटर्न होता है। मींस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं बल्कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया का एक खास पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो सकता है। QT प्रोलॉन्गेशन होने से क्या होगा दोस्तों, हमें टॉर्साइडस डी पॉइंटिस डेवलप होने का रिस्क होता है। क्या होता है टॉर्साइडस डी पॉइंटिस, आगे हम इस पर बात करेंगे। आप QT इंटरवल जानते हैं ये होता क्या है, और QT इंटरवल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है जिसके साथ उसे जस्टिफाई करेंगे, और QT इंटरवल बढ़ना आगे चल करके वेंट्रिकुलर एरिथमिया के जनरेशन के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये कह रहे हैं कि कार्डियक एक्सिस से हम लेफ्ट या राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो जो एक्सिस होता है उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, उससे हमें राइट या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की हाइपरट्रॉफी यानी राइट वेंट्रिकुलर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है उसकी जानकारी मिलती है। फिर ये कह रहे हैं PR इंटरवल से मेटाबॉलिक यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के कोई डिस्टर्बेंसेस के बारे में जानकारी मिल सकती है, या फिर कोई हार्ट ब्लॉक है उसकी जानकारी हो। वो एरिथमिया के साइट ऑफ ओरिजिन के बारे में जानकारी नहीं देगा। आप अगर पिछले लेक्चर से कोरिलेट किए होंगे तो आपको पता होगा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, PR इंटरवल बढ़ जाता है। सेकंड डिग्री में क्या होता है, PR बढ़ते बढ़ते एक पॉज मार देता है। आपको पता ना मोबिट टाइप 1, तो हम इसके बारे में ECG में डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ P वेव ये बाद में हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम QRS के ड्यूरेशन को चेक करते हैं, आप जानते हैं। अब एट्रिया में जो भी एक्स्ट्रा सिस्टोल होते हैं उसके कारण कहाँ कहाँ हो सकता है, एक्टॉपिक बीट कहाँ कहाँ से हो सकता है, प्रीमेच्योर बीट कहाँ कहाँ जनरेट हो सकता है। आप जानते हैं एट्रिया के भीतर अगर एक या एक से ज्यादा साइट से अगर एक्स्ट्रा इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं तो यूजुअली पर्सन पाल्पिटेशन के साथ प्रेजेंट करता है, उसमें कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट सामान्य तौर पर स्टेबल होता है। मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जनरेशन का साइट एट्रिया होता है तो BP सामान्य तौर पर नॉर्मल रहती है, पेशेंट जनरली स्टेबल होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि उसको एबनॉर्मल स्ट्रॉन्ग बीट मिल रही है, या कोई मिस्ड बीट की बात कर सकता है फ्लटर वाले मामले। प्रिसिपिटेशन वाले फैक्टर्स होते हैं एंजाइटी, हाइपोक्सिया या कंजस्टेड हार्ट फेलियर के मामले। आपको पता है अगर हम सुप्रावेंट्रिकुलर की बात करें तो आपको पता है कई तरीके के री एंट्री पाथवे हो सकते हैं। आप 3 जगहों पर देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कहीं पर भी रैंडम अगर री एंट्री पाथवे जनरेट हो रहा है, खास तौर पर ये एट्रिया और वेंट्रिकल के आसपास में होता है तो ये एट्रियल फ्लटर जनरेट करा देता है। दोस्तों ये क्या करता है, एट्रियल फ्लटर जनरेट करा देता है। यहाँ पर अगर ऐसे ही आप यहाँ पर देखें तो एक यहाँ ऐसे नोड ने ही कुछ ज्यादा तेजी से इंपल्सेस को जनरेट करना शुरू कर दिया, तो ये होता है साइनस टैकीकार्डिया। क्या होता है दोस्तों, साइनस टैकीकार्डिया होता है जो ऐसे नोड से सिग्नल को तेजी से जनरेट करा। फिर मैं आपसे कहूँ ऐसे नोड से री एंट्री टैकीकार्डिया, ऐसा अगर मामला है तो ये ऐसे नोड पर री एंट्रेंट पाथवे होता है। एक AV नोड पर री एंट्रेंट पाथवे होता है जो PSVT का बड़ा कारण होता है। 60% मामले इसी री एंट्री पाथवे की वजह से जनरेट होते हैं दोस्तों। फिर एट्रियल टैकीकार्डिया अगर है, एट्रियल टैकीकार्डिया तो मे बी पॉसिबल एट्रियल कोई ऑटोमेटिसिटी कहीं से जनरेट होने लगी जिसके कारण तेजी से यहाँ पर इंपल्सेस जनरेट हो रहे हो। एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें P वेव समाप्ति हो जाती है। क्यों, एक नहीं मल्टीपल फोकाई यहाँ पर इंपल्सेस को जनरेट करने लगते हैं, इसके कारण इरेगुलरली जो RR इंटरवल होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका हो सकता है री एंट्रेंट टैकीकार्डिया का मामला, जिसमें देखिए यहाँ इस तरीके से ऊपर से सिग्नल ना लेकर के री एंट्रेंट टैकीकार्डिया के कुछ रूट्स तैयार हो जाते हैं। तो री एंट्री कई लेवल पर हो सकता है, ऐसे नोड पर, AV नोड पर, इसके अलावा कहीं पर जैसे आप देखिए ना री एंट्रेंट के 3 रास्ते तो मैंने यहीं पर दिखा दिए। चौथा रास्ता क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको ये समझाने के पीछे मकसद ये है कि आप भूल करके भी ना भूले, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर ना जाए। अगर मैं कहूँ एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल या फिर प्रीमेच्योर बीट कहीं से जनरेट होगा तो ऐसे मामलों में अगर एट्रिया से कोई चीज जनरेट होगी तो QRS की जो ड्यूरेशन होगी वो नॉर्मल होगी। इसमें एबनॉर्मल P वेव मिल सकती, क्योंकि एक तो ऐसे नोड ने काम करना शुरू किया और कहीं और से भी आ गया, तो एबनॉर्मल P वेव हो सकता है। QRS वेव नॉर्मल होंगे और इसका सामान्य ट्रीटमेंट जो होता है एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल का वो बीटा ब्लॉकर होता है। आप यहाँ पर देखें एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल, इसमें क्या होता है आप सीधे तौर पर देख सकते हैं T के बाद
टी के बाद तुरंत ही पी वेव जनरेट हो गया। संभव है पी वेव का शेप बिगड़ा हुआ हो, यह भी संभव है। एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल में क्या होता है, पी वेव टी के जस्ट बाद ही हो गया, जल्दी जल्दी सिग्नल आने लगे, ये है एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल। वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल अगर होता है दोस्तों तो उसमें पॉज मिलता है और एक्स्ट्रा सिस्टोल वाले साइट्स पर हमें एसटी का डिप्रेशन मिलेगा, कुछ थोड़ा सा अलग सा फीचर होगा। लेकिन अगर एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल होगा दोस्तों तो अर्ली पी होगा, क्यूआरएस में कोई एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में? तो इसमें हम देखने की कोशिश कर सकते हैं, एक सामान्य जो हार्ट बीट होती है उसमें क्या होता है, पी होता है, पी से ऊंचा टी होता है और ये क्यूआरएस होते हैं। आप जानते हैं ना इसमें क्या है, आप कल्पना करें ये पी ही है, क्यों, टी सामान्य तौर पर इससे ऊंचा होता है, इसकी हाइट ज्यादा होती है। इसके अलावा आप देखिए क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 या 2 बॉक्सेस तक ही अपनी ड्यूरेशन को लिए हुए हैं। अगर प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों तो क्यूआरएस तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन आप देखें पी वेव का शेप बिगड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसे नोड ने सिग्नल दिया, कोई और भी यहां पर पहुंच गया होगा, इसके कारण पी वेव जो आइडियल बनना चाहिए उससे अलग यहां पर बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीज प्रीमेच्योर एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके बारे में आपने समझ। पहले लेक्चर में मैंने इस पूरे फ्लो चार्ट को समझाया, तो अब दोबारा नहीं समझाऊंगा। अब मैं आपको सिंपल सा एक बार रिकॉल कराना चाहता हूं, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया की जितनी भी ओरिजिन होती है उसके कितने कारण हो सकते हैं, तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अगर नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, जाहिर सी बात है सुप्रावेंट्रिकुलर ओरिजिन वाले ये एरिथमिया होंगे, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया होंगे। इसमें नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें साइनस ओरिजिन अगर है, साइनस ओरिजिन का मतलब क्या दोस्तों, साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया मतलब क्या कि कोई ऐसे नोड पर ही तेजी से हार्ट रेट बढ़ने लगे, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेशन फास्ट होने लगे, एक साइनस टैकीकार्डिया। और साइनस एरिथमिया जिसमें क्या होता है, साइनस एरिथमिया में नॉर्मल फेनोमेनन होती है जिसमें हार्ट रेट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान बदले रहते हैं। अगर आप री एंट्रेंट ओरिजिन मतलब क्या बार बार सिग्नल अपने जगह पर री एंट्री मार करके स्टार्ट होता रहे, जैसे पीएसवीटी में मैंने कहा एवी नोड पर सबसे ज्यादा इसका असर आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से एट्रियल फ्लटर होता है, एट्रियल फ्लटर जिसमें पी वेव होते हैं और इसमें शॉर्ट टूथ अपीयरेंस के साथ होते हैं। हार्ट मिस 2:1 3:1 के ब्लॉकेज भी आपको देखने को मिलता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर रिदम होता है, पी वेव अब्सेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एट्रिया में बहुत सारे साइट होते हैं जहां से सिग्नल जनरेट होता है, पता ही नहीं चलता पी वेव किसके आधार पर बनेगा, तो किसी की वजह से नहीं होता है। एक्टोपिक ओरिजिन में मैं आपको बताऊं कि इसी के जैसा ही एट्रियल फिब्रिलेशन के जैसा ही, जैसे यहाँ पर मल्टीपल साइट से सिग्नल जनरेट होने लगते हैं, वैसा ही यहाँ पर होता है, एक से ज्यादा साइट होते हैं और इसमें साइट थोड़े कम होते हैं, साइट थोड़े कम होते हैं। यहाँ साइट बहुत ज्यादा होता है, साइट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ साइट्स होते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा लेस साइट होता है। इसीलिए मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में पी के जो वेव्स होते हैं वो थोड़े मिल जाते हैं, पी के वेव्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इनके शेप बिगड़े हुए हो, पी के शेप मिलते हैं, बिगड़े हुए मिल सकते हैं। यहां पर भी इरेगुलर रिदम ही मिलेगा, जैसा आप एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को पाते हैं, वैसा ही आप MAT में भी देखने को पाएंगे। कहां पर होता है ये चीजें, आगे हम डिस्कस करेंगे। COPD के पेशेंट में इस तरीके की चीजें हो सकती, तो अल्टीमेटली आप सुप्रावेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल के ऊपर कितने सारे साइट्स ओरिजिन के हो सकते हैं उसके बारे में आपने कल्पना कर लिया। साइनस टैकीकार्डिया की एक बार बात करते हैं, जिसमें जो एट्रिया की ऑटोमेटिसिटी बढ़ती है। सामान्य तौर पर साइनस टैकीकार्डिया के लिए ऐसे नोड से या फिर ऐसे नोड जैसा ही कोई और साइट हो, वहां से इंपल्स थोड़ा फास्ट जनरेट होने लगा है, तो यहाँ पर ऐसे नोड से कोई समस्या हो गई हो सकता है, या कोई दूसरा साइट हो जहां से तेजी से इंपल्सेस जनरेट हो गए। 100 से 150 तक यहाँ पर पल्स रेट रहता है, समझ गया? तो यहाँ 100 से 150 तक। एंजाइटी, ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने पर, हाइपोथायराइडिज्म होने पर, हाइपरथायराइडिज्म, डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी, पल्मोनरी कोई डिजीज हो, पल्मोनरी डिजीज के लगभग सारे मामलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट कैन बी COPD का पेशेंट, अस्थमा का पेशेंट, आपके सामने साइनस टैकीकार्डिया का भी आ सकता है, MAT में प्रेजेंट कर सकता है, फ्लटर में प्रेजेंट कर सकता है। COPD एरिथमिया का बड़ा कारण है, किसी भी तरीके के उसके पेशेंट आ सकते हैं। साइनस टैकीकार्डिया के मामले नॉर्मल रिस्पॉन्स टू किसी पेन, स्ट्रेस, फीवर या किसी इमोशन के कारण। इसी तरीके से हार्ट फेल्योर के मामलों के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं। कुछ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स देने पर, जैसे इपिनेफ्रिन, एट्रोपिन जैसे मेडिकेशंस, कुछ सब्सटेंसेस जैसे
कॉफी पी लिया, किसी ने निकोटिन चबा लिया या कोकेन जैसे ड्रग्स ले लिए। इसके अलावा एनीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पल्मोनरी इम्बैलेंस, सेप्सिस या फिर हाइपरथायराइडिज्म जैसे मामले भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पेशेंट जो भी आपके पास आते हैं दोस्तों, वो अगर साइनस टैकीकार्डिया है तो वो समस्या उनकी होती है पाल्पिटेशन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कहते हैं मुझे अपनी धड़कन सुनाई देती है। संभव है सीओपीडी का पेशेंट होगा तो वो कहेगा मुझे सांस लेने में भी तकलीफ। आप ऐसे मामलों में जब ईसीजी करते हैं तो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, पी वेव नॉर्मल मिलेगा। पल्स रेट संभव है 100 से 150 के बीच में आपको मिल जाए। हर सिग्नल वेंट्रिकल के भीतर जाएगा। यहाँ पर आपको रेट को कंट्रोल करना होता है, तो इसमें हमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को कंट्रोल करना होता है। और आप यहाँ पर पी वेव को नॉर्मल जो पी वेव होते हैं उससे थोड़ा सा अलग इसलिए पाते हैं क्योंकि पी वेव जल्दी जल्दी खत्म होता है। QRS सामान्य तौर पर इसमें नॉर्मल मिलता है, पी वेव भी मिलेगा लेकिन जल्दी जल्दी खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ये साइनस टैकीकार्डिया का ये मामला है। तो साइनस टैकीकार्डिया में आप यहाँ पर देखिए टी वेव के जस्ट बाद ही तुरंत पी वेव आ गया, टी वेव के बाद तुरंत यहाँ देखिए टी वेव के खत्म होते ही फिर पी वेव का जनरेशन हो गया, ये QRS हो गया। ये टी वेव है, ये पी वेव है, फिर QRS हो गया। तो इसमें रेट देखें तो मैंने आपसे कहा 100 से 150 के आसपास तक रहता है। हालांकि यहाँ पर कैलकुलेट करते समय आपको जो भी मिले, रिदम क्या होगा, रेगुलर होगा। पी वेव पार्शियली हिडन है, QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होगा, नैरो होगा, वाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सुप्रावेंट्रिकुलर मामला है। तो एट्रियल टैकीकार्डिया या साइनस टैकीकार्डिया का जो मामला होता है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे पी वेव के कुछ मामलों में प्रेजेंस मिल सकती है, कुछ मामलों में वो टी के साथ ही मर्ज कर जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको टी भी मिल रहा है, पी भी मिल रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी ये मिल रहा है, जल्दी जल्दी मिल रहा है। आप उम्मीद कर सकता हूँ आप इसे समझ रहे हैं। तो इसमें आपको साइनस टैकीकार्डिया के मैनेजमेंट को कैसे करते हैं, तो जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसको हम हटाते हैं। जैसे पर्सन ने ड्रग लिया है, कोई कॉफी ज्यादा पी लिया है, ऐसे मामलों में उसे कहेंगे कॉफी ना पिए। अगर वो तंबाकू चबाते हैं तो उनको कह देंगे तंबाकू मत लीजिए। डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी है तो हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बीटा एगोनिस्ट जो हमारे कफ सिरप में होते हैं उसको ले लेते हैं। बीटा एगोनिस्ट के लेते ही कफ सिरप में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, बीटा एगोनिस्ट होते हैं, ताकि ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट्स मिले। ऐसे पेशेंट में कुछ मामलों में आपको मिल जाएगा वो पाल्पिटेशन के साथ आ जाते हैं, और वो पर्सन अगर सिम्टोमेटिक हैं तो हमें बीटा ब्लॉकर देने की जरूरत हो। रेट को हमें कंट्रोल करना होता है तो बीटा ब्लॉकर बेहतर होता है, बीटा ब्लॉकर बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद अगर आपको चूज करना है रेट को कंट्रोल करने में तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके अलावा प्रोकैनामाइड या एमियोडोरोन भी दे सकते हैं अगर हमें रिदम को मेंटेन करने की जरूरत पड़े तो। हालांकि इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिदम की ज्यादा दिक्कत नहीं, रेट की दिक्कत होती है, बाकी मैक्सिमम चीजें ठीक ही होती हैं। अगर अनसक्सेसफुल हो तो ही हमें कार्डियोवर्जन या कैथेटर एब्लेशन कराने की जरूरत है, उतने दूर तक हमें जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। इमेज एक बार याद करें, आपको पता है साइनस टैकीकार्डिया का ओरिजिन संभव हो यहाँ पर, है ना। यह भी संभव साइनस टैकीकार्डिया किसी और साइट से जनरेट होकर के बार बार तेजी से अपने इंपल्सेस को भेज रहा। साइनस टैकीकार्डिया जिसमें हार्ट रेट 100 से ज्यादा होता है, साइनस ओरिजिन नॉर्मल ही ओरिजिन होती है, नॉर्मल रिदम होता है, नॉर्मल पी वेव होता है बिफोर ईच QRS। अगर आप साइनस एरिथमिया की बात करें तो ये नॉर्मल फेनोमेनन है जो कि हार्ट रेट के बदल जो उसमें एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के दौरान हार्ट रेट बदलते हैं। तो साइनस एरिथमिया इज ए नॉर्मल फेनोमेनन। साइनस टैकीकार्डिया इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, पर्सन बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कॉफी पी लिया है, तंबाकू चबा लिया है, पार्टी में जाके कोकाइन ले लिया है, इस तरह की चीजें हो सकती। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे एट्रियल फ्लटर पर बात करेंगे।